जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके और जीएस की क्लास पढ़ रहे हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं। और जीके और जीएस की क्लास रेगुलर पढ़ने का मतलब ये होता है कि सबसे बड़ा चीज़ आपका रिवीजन है। और रिवीजन अगर आप नहीं करते हैं तो आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, किसी भी चीज़ को आप रिवाइज करिए, तभी जा कर के आप जो है चीज़ों को याद रख पाएंगे। और रिवाइज करने का सबसे अगर आसान अगर कोई तरीका है पढ़ा हुआ चीज़ को, तो वो है वीडियो का माध्यम। ठीक है, पढ़ने का तरीका किताब से पढ़िए, कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको रिवाइज करने का तरीका वीडियो होता है, क्योंकि उससे जल्दी हम किसी चीज़ का हम रिवाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और किसी भी चीज़ को आप रिवाइज अगर नहीं करते हैं तो आपको याद नहीं रहता है। सिर्फ पढ़े हुए चीज़ों को आप याद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम ऑलरेडी आपको सब कुछ बता चुके हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना है क्या, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि प्रस्तावना क्या है। तो सर, प्रस्तावना एक उद्देश्य है जो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया। ये आप लोगों को भी पता है कि कब पेश किया गया। मे भी अगर आप डेट बता देंगे तो हमको बहुत खुशी होगी। बताइएगा कब क्या, कब किया गया, 46 दिसंबर को। कितने दिसंबर को। पढ़ाई कीजिए ना तो ढंग से कीजिएगा ना, रिलेट करके कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। डेट क्या, हर एक डेट याद रहेगा। ठीक है, 9 दिसंबर को सभा लगी थी पहली, जो कि हम संविधान सभा की बैठक हमने बताया था। 9 दिसंबर की पहली सभा लगी। वो सभा में अध्यक्ष जो है ना अस्थायी तौर पर इसलिए चुन लिया गया कि सभी लोग पहुँचे नहीं थे। बात समझे, सभी लोग पहुँचे नहीं थे। लेकिन फिर 9 दिसंबर के बाद जस्ट 11 दिसंबर को फिर से सभा लगती है, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इसका अध्यक्ष, सभा का। और जब सभा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है तो उसके बाद फिर जस्ट 2 दिन बाद एक बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को, और उसी दिन उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया जाता है। किसको पेश किया जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ना पेश क्यों किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा क्या था ये जरूर जानना जरूरी है कि उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा था कि हम आपको 3 प्रकार का न्याय देंगे। कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। और स्वतंत्रता 5 प्रकार के देंगे। अवसर कितने प्रकार के देंगे, 2 प्रकार के। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि हम क्या क्या आपको देंगे। और सबसे सर्वोच्च अगर किसी को उद्देश्य प्रस्ताव में बनाया गया तो वो था जनता। किसको बनाया गया था, जनता। ठीक है, जनता ही सर्वोच्च होगा। हम भारत के लोग से हमारा प्रस्तावना उद्देश्य शुरू होता है। लेकिन ये उद्देश्य प्रस्ताव जो है, उद्देश्य होता क्या है, क्या होता है, तो एक होता है आपका संविधान। ठीक है, संविधान। संविधान क्या है, संविधान नियमों का समूह है। मतलब इस नियम सिर्फ लिख दिए गए। नियम होता क्या है कि कोई भी चीज़ आप अगर खेल खेलते हैं या घर परिवार में होते हैं तो घर परिवार में भी आपको कह दिया जाता है कि देखो वो बड़े हैं उसको आदर करना है, वो ऐसे हैं उसको ये करना है। मतलब इस तरह के रूल रेगुलेशन समाज में भी और अन्य किसी खेल में भी लगाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसा लोग कहते हैं वैसा आप करते हैं, उसी को कहते हैं रूल, और वही होता है संविधान। कौन होता है, संविधान। तो संविधान और रूल लगभग एक वो है जिसको कहा जाता है, हम उसको मान लेते हैं, वही है। लेकिन होता क्या है कि संविधान, रूल जो है, रूल के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। ठीक है, रूल के पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य होता है, हमें बड़ों का आदर क्यों करना चाहिए, हम नहीं करेंगे, क्यों करेंगे। बहुत जब बच्चा ये भी तो पूछ सकता है कि भाई हम क्यों करें उसका आदर, हम नहीं करेंगे। नहीं, सीनियर नहीं, हमारा उद्देश्य ये है कि अगर हम उसका आदर करते हैं तो आने वाले जनरेशन जो है ना उसी प्रकार का बन जाएगा। हम आदर करते तो हम भी आदर पाएंगे, ये उद्देश्य है। इसी को कहते हैं उद्देश्य। ठीक है, इसीलिए जो है ना संविधान आत्मा है। संविधान की आत्मा जो है, संविधान की आत्मा उद्देश्य प्रस्ताव है, जिसको हम प्रस्तावना कहते हैं। आगे समझ में, संविधान की आत्मा जो है ना, आपको ध्यान रखना है कि संविधान की आत्मा ही
उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना है, ठीक है। इसीलिए उद्देश्य करता जिस समय 1960 था, 1960 बेरीवारूवाद में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। कौन लोग माने प्रस्तावना संविधान का अंग है? भाई प्रस्ताव, उन्होंने कहा जो बेरूवारीवाद था, बेरूवारीवाद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने बोले थे, खुद वो अपना डिसीजन दिए थे बेरूवारीवाद में, बेरूवारीवाद में उन्होंने खुद डिसीजन दिए थे कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना में उद्देश्य जो है वो हमने उसी उद्देश्य से रूल बना दिया है, हमने उसी उद्देश्य से रूल बना के संविधान बना लिया है। तो अब इसकी जरूरत क्या है? कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है कि भाई हम प्रस्तावना में क्या करें, संविधान इसका अंग माने। क्यों? क्योंकि प्रस्तावना संविधान का अंग है नहीं है, ये बेरूवारीवाद कहा, ठीक है। बेरूवारीवाद का मतलब है कोई बेरूवारी व्यक्ति था जो ये कहा, इस उद्देश्य से याचिका दायर किया था कि सर देखिए ना कि उद्देश्य प्रस्ताव जो है ये संविधान का अंग नहीं है, क्योंकि जो इस उद्देश्य प्रस्ताव में लिखा है सारा के सारा हमने रूल बना लिया है, तो क्या जरूरत है हमको इसको संविधान का अंग मानने का, इसलिए इसको हटा दीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि हाँ ये तो अंग नहीं है, उस समय डिसीजन आ गया। फिर आगे चल करके गोलकनाथ बनाम आता है। कौन आता है? गोलकनाथ बनाम जो आता है, ये गोलकनाथ बनाम जो है ना 1967 में आता है। ये 60 में आया था, ये 1967 में आएगा, ठीक है। 1967 में गोलकनाथ जो है, सर गोलक नहीं है, सॉरी गोलक होगा, गोलकनाथ बनाम, ठीक है। नाथ बनाम का है, क्यों कह रहे हैं कि गोलकनाथ का कोई व्यक्ति था गोलकनाथ, ठीक है। ये गोलकनाथ ने क्या किया था, 1960 में याचिका दायर कर दिया और कहा कि सर देखिए ऐसा है एक्चुअली कि आप इसको अंग नहीं मान रहे हैं, प्रस्तावना को क्या, प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना को आप अंग नहीं मान रहे हैं संविधान का। चलिए ठीक है, प्रस्तावना का अंग नहीं मानिएगा तो इससे मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ठीक है। हालांकि इसका डिसीजन पूर्णतः नहीं आया, ठीक है, पूर्णतः डिसीजन यहाँ पे नहीं आता है और संविधान को अंग उस समय नहीं माना जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि गोलकनाथ बनाम बोला था कि देखिए इससे क्या हो जाएगा कि हम, ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि जो नियम कानून बनाए जाएंगे आगे से नेक्स्ट कानून बनाए जाएंगे, तो अगर हम प्रस्तावना को हटा देते हैं, प्रस्तावना को नहीं देखते हैं, तो उस परिस्थिति में क्या हो जाएगा कि जो भी कानून बनेगा तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा। मतलब उसमें हमको क्या दिया है? स्वतंत्रता दिया है, तो उस स्वतंत्रता का हनन हो जाएगा। 5 प्रकार की स्वतंत्रता मिल चुका है। क्या क्या है? विश्वास, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना। 5 प्रकार की स्वतंत्रता है सर। और इस 5 प्रकार की स्वतंत्रता को हम, हो सकता है कि एक न एक प्रकार की स्वतंत्रता को हम मिस कर जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा कि हमारा मौलिक अधिकार जो मूल फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट जो है ना, फंडामेंटल राइट प्रभावित हो जाएगा, ठीक है। गोलकनाथ बनाम 1967 में बोल दिया था, लेकिन इस पर कुल डिसीजन पूर्णतः नहीं आया था। फिर आता है 1973 में, 1973 में आता है आपका केशवानंद भारतीवाद, ठीक है, केशवानंद भारतीवाद। अब ये केशवानंद जो है ना, केशवानंद भारतीवाद जब आता है तो उस समय खुद संविधान का डिसीजन आ जाता है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय का डिसीजन आता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। उन्होंने ही कहा था कि प्रस्तावना तो संविधान की आत्मा है। कोई जज थे जिन्होंने डिसीजन दिया, वो कहा कि भाई प्रस्तावना तो संविधान की आत्मा है, प्रस्तावना के बिना तो कोई संविधान, मतलब संविधान का कोई भी कानून अगर बनता है तो हमको लग रहा है कि वो किसी न किसी प्रकार से मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा वहाँ पे। इसलिए संविधान बनाने वालों, देखना पहले तुम प्रस्तावना जरूर पढ़ लेना कि संविधान, प्रस्तावना में है क्या, उद्देश्य मेरा क्या है। होता क्या है कि उद्देश्य का मतलब ये हुआ कि कोई भी कानून बनाने से पहले हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। हम जब ये 60 में जब ये बोला गया था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उस समय जो कानून बनाने वाले थे वो जिंदा थे, वे उनको पता था कि किस उद्देश्य से हमने संविधान बनाया है, हमने संविधान किस उद्देश्य से बनाया है। ये जिंदा थे तो स्वाभाविक है उनको कोई जरूरत नहीं है देखने की, क्योंकि वो खुद उद्देश्य को
ले करके तब संविधान बनाए थे। तो इसलिए बेरूबारी जो है ना, ये हमको बता देता है कि हमको जो है संविधान के उद्देश्य को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो बनाए हैं वो जिंदा है। किस उद्देश्य से बनाए? संविधान का बनाने का उद्देश्य क्या है? मतलब जैसे उद्देश्य का मतलब ये होता है कि कोई भी कानून बनाते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, मतलब कोई ना कोई राज होता है। जैसे कहने का मतलब हम अभी बताए हैं कि हमको जब हम बड़े होते हैं तो हमको बोला जाता है समाज में कि भाई बड़े को आदर करो, तो इसका उद्देश्य ये होता है कि भाई आने वाले जनरेशन जो भी होगा वो डिसिप्लिन में आएगा, ठीक है। ये उद्देश्य से हम लोग करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। अब गोलकनाथ बनाम क्या है और उसके बाद केशवानंद भारती बाद में ये डिसीजन आ गया है कि भाई प्रस्तावना संविधान का अंग है, ठीक है। और इसके पढ़े बिना हम कोई भी संविधान नहीं बना सकते। अगर संविधान बनता है तो हो सकता है कि उसको क्या है, मौलिक अधिकार का उल्लंघन मानते हुए हटा दिया जाएगा। तो मेरे अब इतना ही बात आपको ध्यान रखना है प्रस्तावना से। 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय और 2 प्रकार का अवसर, ये चीज हमेशा याद रखिए। पंथ निरपेक्ष शामिल किया गया 1976 में, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इतना ही सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में प्रस्तावना से। अब हम आपको बता देते हैं कि प्रस्तावना के बाद अब हम आपको बता रहे थे स्रोत। अब कोई बता सकते हैं कि हम स्रोत याद कर चुके हैं सर? कोई किसी को याद है क्या? स्रोत हम बता चुके हैं। प्रस्तावना के बाद हम आपको बताए थे स्रोत, ठीक है। ये स्रोत जो है, जैसे कहने का मतलब है कि हमारा संविधान कहीं से न कहीं से कुछ न कुछ उधार ले लिया। उधार लेने का मतलब यह है कि जैसे कहने का मतलब है कि हमारे जो संविधान वेता थे, संविधान सभा के लोग थे, वे किसी न किसी संविधान से प्रभावित कर दिए हमारे संविधान को। तो ऐसा कहाँ से क्या लिए, याद है? नहीं याद है। 1935 के अधिनियम से हमें ये बताइए, 2 चीज बताइए कि हमने क्या लिया 1935 के अधिनियम से। बस इतना हमको बता दीजिए कि 1935 के अधिनियम से हमने क्या लिया है 1935 के अधिनियम से? कुछ नहीं पता, बताना पड़ेगा। देख लीजिए, 1935 के अधिनियम में हमने क्या किया कि हमने संघात्मक व्यवस्था को ले लिया, क्योंकि संघात्मक व्यवस्था ऑलरेडी पहले से ही चलाए गए थे। जब मैं 1935 अधिनियम पढ़ा रहा था तो उस समय बताया कि संघात्मक व्यवस्था का मतलब होता है संघ के साथ चलना, ठीक है। संघात्मक व्यवस्था क्या है? संघ के साथ चलना, यानी संघात्मक व्यवस्था हमने 1935 के अधिनियम से ही ले लिया, ठीक है। यानी संघ के साथ चलना हमको संघात्मक व्यवस्था। उसके बाद है न्यायपालिका की शक्ति। न्यायपालिका की शक्ति यानी न्यायपालिका जो है ना के पास पावर होगा। क्या होगा? पावर होगा। लेकिन ये न्यायपालिका का पावर जो होगा वो क्यों होगा? न्यायपालिका को हम पावर देंगे, यानी आपको पता होना चाहिए कि अंग्रेज जो थे वो न्यायपालिका को पावर इसलिए दिए कि कोई भी व्यक्ति ज्यादा बदमाशी करेगा तो क्या करेगा, उसको अंदर जल्दी से करके सजा दे देगा। तो न्यायपालिका को पावर दे। तो अंग्रेजों के द्वारा ये बनाए गए सिस्टम हमारी सरकार को भी अच्छी लगी कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा कुछ उग्रता दिखाता है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम, तो इसीलिए न्यायपालिका को शक्तिशाली बनाया गया। तो न्यायपालिका की शक्ति ले लिए हमने। उसके बाद है, जब न्यायपालिका की शक्ति लेंगे तो न्यायपालिका हो या कोई भी सरकार हो, सरकार के 3 अंग है। एक न्यायपालिका है, ठीक है, एक न्यायपालिका है, एक है कार्यपालिका एक है व्यवस्थापिका, जिसको विधायिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विधायिका, ठीक है। 3 अंग है सरकार के, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। ये न्यायपालिका के पास जब हम पावर रखे, ठीक है, जब हम न्यायपालिका के पास पावर रखे तो क्या हुआ कि इनको जो है ना कार्यपालिका को नौकरशाहों की जरूरत हो गई, अर्थात नौकरी देने वाले की जरूरत हो गई कि भाई अगर हम नौकरी देने वाले नहीं रखेंगे तब तक हम मतलब इस सिस्टम को नहीं चला पाएंगे। तो इसके लेकर के कार्यपालिका के अंदर क्या है हो गया, कार्यपालिका के अंदर क्या हो गया कि इस व्यवस्थापिका इसको व्यवस्था करके देगा और कार्यपालिका के अंदर ये नौकरशाह रहेंगे। तो इस नौकरशाह कौन होंगे? तो वही जो लोक सेवा आयोग, जो भी एक सिस्टम होगा तो उस लोक सेवा आयोग बनाए गए। मतलब कहने का मतलब है कि लोक सेवा आयोग बनाए गए, इसलिए बनाए गए ताकि लोगों को क्या कर सके, सब चीज का प्रोवाइड। अकेला तो किया नहीं जा सकता है। इस परिस्थिति में लोगों की सुविधा के लिए नौकरशाह बनाए गए और ये नौकरशाह लोक सेवा आयोग है, मतलब नौकर जो है लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई,
ठीक है। तो लोकसभा और राजनीतिक आधारभूत संरचना, मतलब जो राजनीतिक चल रहे हैं, आधारभूत संरचना का क्या मतलब है? आधारभूत संरचना का मतलब जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, ये सारे व्यवस्थाएं हम कहाँ से सीखे? तो 1935 के अधिनियम। तो क्या क्या सीखे हम? न्यायपालिका को शक्ति दे दिए सर, लोकसभा आयोग बना दिए सर, उसके बाद संघात्मक व्यवस्थाओं को ले लिए। तो ये सारा व्यवस्थाएं जो है ना, हमें ये बताती कि 1935 के अधिनियम से हमने प्राप्त कर लिया, ठीक है। और मेरे ख्याल से ये बातें को अगर आप रिलेट करके पढ़ेंगे तभी जाके याद रहेगा, ठीक है। और भी चीजें मैंने लिया है वहां से, ये कि राजनीतिक आधारभूत संरचना का मतलब है राजनीतिक में जितने भी कार्यभार इधर उधर हो रहे हैं, तो ये सारे चीज कंस्ट्रक्शन हमने वहीं से सीखा है। कहाँ से सीखा है? 1935 के अधिनियम। तो फिर हम सवाल ये उठता है कि सर हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिस्टम को क्यों ले? क्या कारण है? क्यों हम अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिस्टम को लेंगे? तो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सिस्टम सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज नहीं बनाए थे भाई, ठीक है। अंग्रेज बनाए नहीं थे, उसमें सिस्टम को बनाने के लिए हमने लड़ा था, ठीक है। हमारी जो राजनीतिक और क्रांतिकारी व्यक्ति थे वे लड़े थे कि भाई हमको ऐसा सिस्टम चाहिए। तो स्वाभाविक है कि ऐसा सिस्टम उन्होंने दिया था, स्वयं सिस्टम दिया था, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्लू लगा दिया था कि जो भी अगर कुछ भी अशांति होता है तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे? आपके पावर को छीन कर देंगे, मतलब खत्म कर देंगे। अब ये सारी व्यवस्थाएं सही थी, एक व्यवस्था के कारण वो जो है ना हमारी आज़ादी नहीं थी, ठीक है। तो उसी व्यवस्था को सुधारना था, तो इसीलिए हमने 1935 के अधिकतर अधिवेशन, मतलब अधिकतर चीज़ों को हमने ले लिया। 2/3 भाग को हमने इसलिए लिया क्योंकि बनाया हुआ मांग तो मेरा ही था, मांग तो मेरा ही था ना। तो स्वाभाविक है कि हम 2/3 भाग को हम वहाँ से ले लेंगे। तो 1935 के अधिनियम हमें हमारे संविधान को 2/3 भाग हिस्सा जो है ना प्रभावित कर रखा है। इसका रीजन यही है कि मांग तो हमारा ही था, बात समझे। तो क्या क्या था? न्यायपालिका को शक्ति दे देना, लोकसभा आयोग बना देना नौकरशाहों की जरूरत होने के कारण, और जो व्यवस्था होगी वो संघात्मक होगी, मतलब राज्य और केंद्र जो है ना संघ में कार्य करेंगे। आ गया समझ में? यानी इससे क्या होगा कि देश टूटेंगे नहीं। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा। 1935 के अधिनियम से हमने क्या सीखा था। उसके बाद है हम सीखे हैं अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका में गए और अमेरिका में जा करके वहाँ पे क्या हुआ कि उस परिस्थिति में आपको ध्यान रखना ये है कि हम जब देखे वहाँ पे तो कोई मौलिक अधिकार का बात ले रहा था, ठीक है, मौलिक अधिकार। अब ये मौलिक अधिकार क्या होता है सर? सर मौलिक अधिकार हमको समझ नहीं आता है। हमारे देश के लोग वहाँ गए तो वहाँ पूछे कि मौलिक अधिकार क्या होता है, तो मौलिक अधिकार नहीं समझते। मौलिक अधिकार जो है सरकार का, जो संविधान का हमारा दिया हुआ सबसे बड़ा हथियार है, ठीक है। पब्लिक को हथियार मिला हुआ है, हथियार मिला है, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ हथियार है भाई। कैसे हथियार हो गया? हमको तो अब हथियार रहता तो लेके भाजते, तो वो हथियार नहीं है। वो सबसे बड़ा हथियार है जिससे सरकार पर हम वार करते हैं। अर्थात सरकार भी इस हथियार को काटने से पहले सोचता है। क्या करता है? काटने से पहले सोचता है कि भाई अगर ये हथियार कट गया ना तो सीधा न्यायपालिका को जवाब देना पड़ेगा। इसलिए 5 प्रकार की फंडामेंटल राइट हमें प्रोवाइड कराया गया संविधान के द्वारा। तो हमने कहा चलो ठीक है, ये तो ठीक है, ऐसे हथियार की तो जरूरत हमारे पब्लिक को भी होगी, तो चलो यहाँ से हम ले लेते हैं अमेरिका से। क्या ले लिए? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब है मौलिक अधिकार। अब ये फंडामेंटल राइट क्या है? ये हमारे लिए हमारा अधिकार है, और जो कि हम एक हथियार के रूप में मतलब लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि लोगों को भेदभाव नहीं करना है, ये हमारा हथियार ही तो है कि भाई भेदभाव करोगे तो सीधा हम याचिका दायर कर देंगे। उसके बाद है कि भाई जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं छीनना है, किसी भी परिस्थिति में जीवन जीने की स्वतंत्रता नहीं छीनना है। उसके बाद और भी कही है, धर्म को मानने का आगाज छूट दिया गया है कि भाई आप मानो जिस धर्म को मानना है मान। तो इस सारे चीज़ का डिस्कशन हम जब करेंगे जब हम आपको फंडामेंटल राइट पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये कहाँ से सीख ली? ये अमेरिका से सीख ली है, ठीक है। उसके बाद जब हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं तो भाई ये फंडामेंटल राइट ठीक है, तो लेकिन फंडामेंटल राइट के रक्षक भी तो होना चाहिए। फंडामेंटल राइट तो है, लेकिन फंडामेंटल राइट मर्जी होगा सरकार को तो एक आदमी को झूठ मूठ के थोड़ा बड़ा केस में ले जाकर 5 साल लटका देगा उसको उधर। तो 5 साल लटकाए ना, इसके लिए कोई ना कोई तो होना चाहिए। कौन होगा?
हमारे देश के लोग जब वहाँ गए तो कहे ठीक है फंडामेंटल राइट तुम तो पब्लिक को अधिकार दे दिया। तो जब पब्लिक का अधिकार दे दिया तो उसको देखने वाला कौन है? अधिकार को कौन देख रहा है? तो न्यायपालिका देख रहा है। कौन देख रहा है? न्यायपालिका। अब ये न्यायपालिका को पुनर्विलोकन की शक्ति आ गया। क्या आ गया? अब ये पुनर्विलोकन की शक्ति जो है ये क्या होता है? ये होता है किसी भी संविधान की जांच करना। कोई भी संविधान या कोई भी सरकार की कार्य अगर सरकार कर रही है तो न्यायपालिका सीधा जांच करेगी कि क्या ये मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, लोगों के दिए गए हथियार पर वार तो नहीं है, अगर है तो सीधा के सीधा वो संविधान या वो कार्य रोक दिए जाएंगे। बात समझे? वो संविधान के वो सारे कार्य इस पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन के शब्द के लेकर वहां पे रोक दिए जाते हैं न्यायपालिका के जरिए कि भाई ये मौलिक अधिकार का हनन है, इसलिए आप इस कामों पर रोक लगा दीजिए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक के हम अधिकार को हनन नहीं होने देंगे। ठीक है, और दूसरी बात कि अगर ये असंवैधानिक है तो उसको असंवैधानिक घोषित करके कहा जाएगा कि ये संविधान मतलब ये कानून लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दूसरा फंडामेंटल राइट लिए और फंडामेंटल राइट के साथ उसको रक्षा करने के लिए क्या कर लिए? एक आदमी को तैयार कर लिए जिसको हम कहते हैं न्यायपालिका। क्या कहते हैं? न्यायपालिका। तो कहाँ से सीखे? अमेरिका से सीखे। उसके बाद हमने न्यायपालिका के साथ साथ हमने संविधान की सर्वोच्चता को माना। भाई संविधान की सर्वोच्चता क्या होता है? सर, संविधान की सर्वोच्चता क्या होता है? संविधान की सर्वोच्चता का मतलब है संविधान ही सर्वोच्च है किसी भी अधिकारी के सामने, चाहे वो न्यायपालिका हो चाहे वो कार्यपालिका हो। न्यायपालिका भी तो गलती कर सकती है ना सर, न्यायपालिका भी तो सरकार से मिल जाएगी, का हनन होने दो, थोड़ा सा जाने दो, घूस घास ले लो, नहीं करेगा। तो कहे न्यायपालिका भी घूस घास लेकर या मिल करके मतलब लफड़ा लफड़ी ना कर दे या खनन ना कर दे लोगों को, कहे चलो ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या कर दिया गया? उन पर भी बाइंडेशन लगाने के लिए कोई ना कोई प्रावधान होगा ना। तो जी हाँ, है अमेरिका में इसका भी प्रावधान। वो क्या है सर? संविधान की सर्वोच्चता। क्या है? संविधान की इसकी सर्वोच्चता। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता है। अब ये संविधान की सर्वोच्चता का क्या मतलब है? सर्वोच्चता का क्या मतलब है? संविधान की सर्वोच्चता मतलब ये है कि संविधान सबसे ऊपर है, चाहे वो सरकार का कोई अंग हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो या विधायिका हो। ठीक है, सबसे ऊपर संविधान है। सबको संविधान के दायरे में रहकर काम करना पड़ेगा। जो संविधान लिखा हुआ है वो चीज आपको मानते हुए, उसको आपको देखते हुए, प्रस्तावना को पढ़ते हुए तब संविधान के कोई भी कानून आपको बनाना पड़ेगा। क्योंकि 1973 का केशवानंद भारतीवाद ने बोल दिया कि भाई संविधान, हमारे संविधान की आत्मा प्रस्तावना है और अगर प्रस्तावना की एक भी शब्द का हनन होता है तो वो असंवैधानिक है, क्योंकि वो मान्य नहीं होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने कहाँ से सीखा? अमेरिका से सीखा। कहाँ से? अमेरिका से। ठीक है, उसके बाद हमने जब संविधान की सर्वोच्चता को सीखा तो बोला कि न्यायपालिका पर हमने मतलब न्यायपालिका भी न्याय अगर देंगे तो संविधान के अनुकूल ही देंगे। ठीक है, और कार्यपालिका भी काम करेंगे तो किसके अनुकूल करेंगे? तो संविधान के अनुकूल ही करेंगे। राष्ट्रपति को हमने क्या दे दिया कि भाई आपके पास कार्यपालिका की पूरी शक्ति होगी। भाई शक्ति तो दे दिए, लेकिन फिर शक्ति दे दिए तो शक्ति के साथ साथ उन्हें कुछ ऐसे मतलब मौलिक राइट्स का हनन न कर दे कार्यपालिका की शक्ति लेकर के। उसके लिए हमने राष्ट्रपति को क्या कर दिया कि महाभियोग की प्रक्रियाएं हमने वहीं से सीख लिया कि भाई राष्ट्रपति, अगर कहीं हम राष्ट्रपति को तो शक्तिशाली बना रहे हैं तो शक्तिशाली बनाने की ताकत हमने कहाँ से सीखा? अमेरिका से सीख लिया कि सर राष्ट्रपति को शक्तिशाली बनाना है। अच्छा ठीक है बाबू, बना दो, लेकिन राष्ट्रपति को जब शक्तिशाली बनाओगे तो हो सकता है कि वो गलत काम कर दे, तो फिर उसके हटाने का प्रोसेस भी तो ले लो, हटाने का प्रोसेस भी ले लो। तो महाभियोग जिसको कहते हैं हटाने का प्रोसेस होता है, जो अमेरिका से ही हमने सीखा। तो ऐसे करके अगर आप पढ़ेंगे तो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, और हमेशा याद जब रहेगा तो स्वाभाविक है कि आप उससे पूछेंगे भाई बताओ हमने राष्ट्रपति को हटाने की जो महाभियोग प्रक्रिया है कहाँ से सीखा है? अमेरिका से। फिर हमने फंडामेंटल राइट कहाँ से सीखा? अमेरिका से। हमने न्यायिक पुनर्विलोकन कहाँ से सीखा? था न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है सर? ये सब तो हमने पहली बार सुना। नहीं, आपको मैं बताया हूँ अभी कि न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब होता है
न्यायपालिका हो, किसी भी कानून की जांच करेगी, सरकार के किसी भी कार्य को जांच करेगी, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे वो विधायिका हो, सबकी जांच करेगी। अगर वो असंवैधानिक है तो उस पर रोक लगा देगी। क्यों? क्योंकि हमारा मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा और अमेरिका वाली बात सारी याद हो जाएंगी अगर 1 से 2 बार अगर आप वीडियो देखते हैं तो। अब हम आपकी बात करेंगे तब जब हमने देखा कि भाई अमेरिका रटते रटते हम तो बहुत अमेरिका से ले लिया, छोड़ो ब्रिटेन चलते हैं थोड़ा। कहाँ चलते हैं? ब्रिटेन में भी कुछ ले लेते हैं। ब्रिटेन काहे रोएगा? ब्रिटेन को बोला देख तू रो मत, हम तो 1935 का अधिनियम ऑलरेडी मैंने पूरा क्या कर लिया है, 1935 का अधिनियम से मैंने पूरा प्रभावित हो गया है, तुम्हारा ही बनाया हुआ कानून है। क्या नहीं हम रोएंगे ही। अर्थात रोने का मतलब ये हुआ कि भाई हमसे हमारे यहाँ से कुछ ले लो, यानी ले लिए गए वहाँ से। कहा कि देखो आओ हम अपने यहाँ तुमको बताते हैं क्या सभा, क्या बताते हैं सभा। ये सभा क्या है? ये संसद है। क्या है इसका नाम? क्या है? संसद है। अच्छा ऐसे बनाते हैं आप सभा और ऐसे लगाते हैं सभा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि सभा क्या करेगी कि सभा लगेंगे। तो अब ये सभा जब लगेगा तो क्या होगा? सभा लगेंगे तो ये सभा का नाम कुछ होगा। उस सभा का नाम संसदीय व्यवस्था था। तो हमने कहाँ से सीखा? ब्रिटेन से। सभा लगाने के तरीका मतलब कैसे लोकसभा होगे और कैसे राज्यसभा होंगे। ठीक है, इन चीजों को हमने सीखा वहां से। और जब ये सभा लगेगी तो सभा से लोग आएंगे कैसे आएंगे? तो लोग वोट से चुन के आएंगे। तो वोट कैसे लोगों को वोट देने का अधिकार क्या होगा? तो एक कहरी नागरिकता देंगे हम उसको। मतलब कहेंगे भाई एक नागरिक हो एक वोट देना पड़ेगा, एक नागरिक एक वोट। यानी कहने का मतलब है एक कहरी नागरिकता हमने कहाँ से सीखा? तो हमने ब्रिटेन से सीख लिया कि भाई देखो एक ही व्यक्ति होगा, एक ही वोट देने की बात करना और वही व्यक्ति जो चुन के आएगा वही सभा में बैठेगा। और साथ में ये जो है संसदीय व्यवस्था जो है एक सदनीय नहीं होगा, द्विसदनीय होगा। मतलब ये जो है ना खाली चुन के आया हुआ व्यक्ति ही नहीं राज करेगा, कुछ ऐसे व्यक्ति भी चुने जाएंगे जो सभाएं से के अंदर चुने जाएंगे। तो उस व्यवस्था को भी जैसे सभाएं के अंदर चुनने का मतलब है कि एक तो लोकसभा और एक हो गया राज्यसभा, ये दोनों को मिलाकर के संसद कहा जाता है। साथ में उसमें राष्ट्रपति भी होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। अब ये राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा मिलकर संसद बना दिया। तो ये व्यवस्था हमने ब्रिटेन से सीख लिया। लेकिन ये जो है ये इसमें लोकसभा का जो लोग होंगे वो कहाँ से आएंगे? तो लोकसभा के लोगों से चुन के आएंगे। और जब लोगों से चुन के आएंगे तो उनकी चुनने का प्रोसेस क्या होगा? एक कहरी नागरिकता होगी। मतलब एक नागरिक एक वोट की बात होगी। और जीतेंगे कौन? जो ज्यादा वोट लाएंगे वही जीत पाएंगे। तो ये सारा चीज हमने कहाँ से सीखा? ये सारे चीज हमने अमेरिका से सीखा। ठीक है, सॉरी अमेरिका कहा गया, ब्रिटेन से हमने सीखा। कहाँ से सीखा? ब्रिटेन। तो चुनाव के आधार पर ज्यादा मत लेना कहाँ से सीखा? ब्रिटेन से। सर हमने ब्रिटेन से सीखा है संसदीय व्यवस्था। सर हमने ब्रिटेन से सीखा है कहरी नागरिकता। ये सारी चीज हमने ब्रिटेन से। क्या भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे, आप नहीं भूल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अगर हम देख ले तो 100% की भूल नहीं सकते हैं। कैसे रिलेट करके पढ़ा जाता है। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कहाँ? तो पहुंच जाते हैं जर्मनी। कहाँ पहुंच जाते हैं? जर्मनी। अब जर्मनी में हमने देखा कि बहुत अफरा तफरी है। क्या है? जर्मनी में बहुत अफरा तफरी है। तो अफरा तफरी के कारण वहां की सरकार ने कहा कि संकट लगाओ संकट। अब हमने सुना कि भाई संकट क्या होता है। तो जो हमने संकट जो देखा, संकट तो ऑलरेडी हम आपातकाल की व्यवस्था हम कर रखे थे। लेकिन आपातकाल की व्यवस्थाएं में हमने एक चीज सीखा कि मौलिक अधिकार जो है ना, मौलिक अधिकार अभी हम मौलिक अधिकार की बात किए हैं जो हम अमेरिका से सीखे हैं। लेकिन ये मौलिक अधिकार जो है ना, कोई देश में उथल पुथल हो जाए, किसी प्रकार का राजनीतिक अस्थिरता आ जाए, तो वैसी परिस्थिति में नागरिक को अगर पावर रहेगा तो और ज्यादा वो उथल पुथल करेगा, ज्यादा कूदकेगा। तो हमने अमेरिका जब जर्मनी गया तो वहां देखा कि जब अफरा तफरी मचा तो क्या कहा कि हम सीज कर देंगे इसको, मौलिक अधिकार को। क्या कर देंगे? सीज कर देंगे। तो सीज कर दिया, मतलब बैन लगाने का कार्य हमने कहाँ से सीखा? जर्मनी से सीखा कि भाई आपातकाल के समय, जिस समय संकट होगा उस समय आप अफरा तफरी नहीं कर सकते। तो जर्मनी में हम ऐसा सीखा। ठीक है, कहाँ सीखे? जर्मनी। तो मेरे ख्याल से आपात के काल के समय मौलिक अधिकारों को सीज करना या रोक देना,
ये कहाँ से हमने सीख लिया? जर्मनी से। ठीक है, उसके बाद हम पहुंचे जापान। कहाँ पहुंचे? जापान। हाँ, जापान में गए तो एक चीज हमने आपको बताना भूल गया, ब्रिटेन में विधि का शासन। क्या? विधि का। अब ये विधि का शासन क्या होता है सर? ये भी बात हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये विधि का शासन होता क्या है। विधि का शासन का मतलब है कानून के सामने समानता और कानून का संरक्षण। कानून हमें रक्षा करेगी और कानून हमें समान रख करके रक्षा करेगी, इसको कहते हैं विधि का शासन। तो ये विधि का शासन जो है ना, हमने ब्रिटेन से ऑलरेडी सीख चुका था। अब हम जब जापान पहुंचते हैं तो एक नया शब्द सुनते हैं, उसका नाम है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। सर ये दोनों में तो कुछ फर्क नहीं लग रहा, थोड़ा सा फर्क है, लेकिन क्या ये दोनों शब्द बहुत बड़े अंतर पर होगा? तो बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि का शासन बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। अब क्या बड़ा अंतर है सर? ये क्या है? तो ये एक ऐसा हथियार है, ये बड़ा ऐसा हथियार है जो सरकार सीधा के सीधा किसी भी कानून पर वार कर सकता है। सरकार किसी भी कानून पर वार कर सकता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि ये अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में लिखा है कि विधि का शासन होगा। क्या होगा? विधि का शासन, बस विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा। अर्थात कहने का मतलब है कि सरकार जो चाहे वो कानून बना सकती है। सिर्फ इस शब्द से जो चाहे वो कानून बना सकती है। तो फिर तो कहेंगे कि सर सरकार जो चाहे वो बना सकती है, तो क्यों नहीं बनाती है? क्यों कहते हैं कि भाई मौलिक अधिकार का हनन हो जाएगा तो न्यायपालिका उसको रिटायर कर देगा, खराब कर देगा, न्यायपालिका असंवैधानिक घोषित कर देगा? क्यों कह दिए आपने? सरकार जो चाहे वो कर सकता है इस शब्द से। ठीक है, इतनी शब्द से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, एक होता है विधि का सम्यक प्रक्रिया। क्या होता है? विधि का सम्यक प्रक्रिया। अब ये सम्यक प्रक्रिया क्या होता है? तो ये विधि का सम्यक प्रक्रिया जो है ब्रिटेन और अमेरिका में चलाए जाते हैं। ठीक है, सम्यक प्रक्रिया में मतलब ये हुआ कि जो भी कानून बनेगा उसकी न्यायपालिका जांच करेगा। अगर जांच में अगर असंवैधानिक है, मतलब वो प्रोसेस नहीं अपनाया गया है जो संविधान कहता है। ठीक है, जो संविधान कहता है वो प्रोसेस अगर नहीं अपनाया गया है तो उसको कहते हैं हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। लेकिन जो विधि द्वारा सम्यक प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि जो भी संविधान के अकॉर्डिंग अगर कानून नहीं बनाए गए हैं तो उस परिस्थिति में यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा? असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बोलता है कि नहीं घोषित किया जाएगा, ये बोलता है कर दिया जाएगा। तो हम लोग मानते इसको है, लिखा ये है। सर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? जो संविधान में लिखा है, संविधान सर्वोच्च है, फिर संविधान जब सर्वोच्च है तो हम इसको क्यों मानते हैं, इसको क्यों नहीं मानते, जबकि लिखा ये है और कर ये रहे। तो एक जगह अनुच्छेद 13 में लिखा है कि भाई मौलिक अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए कोई भी कानून बनाने से पहले। तो पहले तो 13 ना आया, पहले 13 आया। तो 13 की बातों को हम मौलिक अधिकार के उल्लंघन मानते हुए हम क्या करते हैं? हम 13 में लिखे हुए बात को मानते हुए हम क्या कर देते हैं? इसको हम ये प्रक्रिया अपना लेते हैं, ये वाले को छोड़ देते हैं। आगे सर, यानी न्यायपालिका जो क्या करती है इसके अकॉर्डिंग क्या कर देती है कि भाई देख लो संविधान के अनुच्छेद 13 में लिखा है कि भाई कोई भी ऐसा कानून अगर बनता है जो मौलिक अधिकार का हनन करता है। और सबसे बड़ा हथियार कौन दे दिया? 1973 वाला केशवानंद भारतीवाद। कहा कि संविधान की आत्मा क्या है? प्रस्तावना, और प्रस्तावना की हर एक बात कानून पर लागू होगा। अर्थात कानून बनाते वक्त प्रस्तावना का कोई भी बात छेड़छाड़ होगी, संविधान का मूल ढांचा अगर बिगड़ेगा, इसका मतलब है मौलिक अधिकार का क्या है? हनन है। और मौलिक अधिकार का हनन, तो सबसे बड़ा हथियार ये है। ये सबसे शक्तिशाली 1973 जो है ना, एक न्यायपालिका को शक्तिशाली बना दिया है। किसके ऊपर? विधायिका के ऊपर। जो कानून बनाता है उसके ऊपर उसने शक्तिशाली बना दिया है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कौन बना रहा है। एक तो ये बना रहा है, एक अनुच्छेद 13 बना रहा है। अब ये अनुच्छेद 13 क्या है? इसमें भी फंडामेंटल राइट की वर्णन है। मैं जब फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो सारे के सारे एक का एक पोल खोल दिया जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये अनुच्छेद 13 क्या है। अब अनुच्छेद मैंने बता दिया कि अनुच्छेद, और ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से सीखा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी होगी। विधि चाहेगी तो क्या कर सकती है? कानून अपना मनमाना बना सकती है।
मनमाने कानून बनाने का अधिकार देता है। लेकिन ये व्यवहार में नहीं है। व्यवहार में क्या है? सम्यक विधि का सम्यक, ठीक है, विधि का सम्यक स्थापित, मतलब सम्यक स्थापित प्रक्रिया नहीं है, सम्यक प्रकार है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। मेरे ख्याल से जर्मनी और जापान समझ में आ गया होगा। अब हम आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका। कहाँ आते हैं? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जब हम गए तो दक्षिण अफ्रीका से भी हमने कुछ सीख लिया। दक्षिण अफ्रीका से क्या सीखा? दक्षिण अफ्रीका से हमने सीखा कि भाई संविधान का जो संविधान संशोधन होगा, वो संविधान जैसे कहने का मतलब है कि हम लोग जो है ना, लोग बढ़ रहे हैं, लोग की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, तो लोग की जब ज़रूरत बढ़ेगी तो जो संविधान में लिखा गया है जरूरी नहीं कि वो 100% वो ही बात रहेगा, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव चाहिए। क्या चाहिए? बदलाव। क्या चाहिए? बदलाव। तो बदलाव चाहिए तो उसके लिए क्या जरूरी है? कौन सा प्रक्रिया अपनाएंगे? तो संशोधन की प्रक्रिया अपनाएंगे। कौन सी प्रक्रिया? संशोधन, ठीक है, संशोधन की प्रक्रिया अपनाएंगे। अब ये संशोधन को, तो इसी को कहते हैं संविधान का संशोधन। अब ये संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होगा? तो भाग 20 में ये बात लिखा गया है। भाग 20 में लिखा गया है कि अनुच्छेद 368 के तहत हम संविधान में क्या कर देंगे? संशोधन कर देंगे, अर्थात कुछ बदल देंगे, जिससे नए परिस्थिति में हम हमारे जो भी दिक्कतें हैं वो दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए पहली बार संविधान में संशोधन हुआ था, ठीक है। पहली बार संविधान में संशोधन 1951 में ही हो गया था, ठीक है। और 1956 में भी संशोधन हुआ। 56 में संशोधन जब हुआ तो भाग 7 को हमने खत्म कर दिया। भाग 7, ठीक है, भाग 7 को हमने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि भाग 7 की जरूरत नहीं थी। जब हमने देखा कि भाग 7 की तो जरूरत ही नहीं है, तो जब जरूरत नहीं है तो हमको इसको रखने की क्या जरूरत है? इसको खत्म करो। अब ये भाग 7 क्यों खत्म हो गया? जब हम भाग पढ़ाएंगे और उस समय नहीं बताएंगे तो हम जब अनुच्छेद पढ़ाएंगे तो जरूर बता देंगे, ठीक है, भाग 7 क्यों खत्म हो गया। तो भाग 7 को हमने खत्म कर दिया, किस लिए? अनुच्छेद 56 की तरह। तो मैंने उदाहरण दिया है, 1951 में हम संशोधन किए। क्यों किए? क्योंकि भूमि वाला वाद विवाद पर न्यायपालिका पर आप नहीं जा सकते हैं, मतलब न्यायालय में आप कोई नहीं जा सकता है, न्यायालय को चुनौती नहीं दिया जा सकता है, ऐसा कहा गया था। लेकिन बाद में जब संशोधन हुआ तो कहा नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर लोग गुस्सा आ जाएंगे, इसीलिए कहा कि नहीं ठीक है, आप न्यायालय जा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ गलतियां त्रुटियां को सुधारने के लिए संशोधन होता है। ये संशोधन कहाँ से सीखे हमने? यही संशोधन हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से सीखा, ठीक है। साथ में हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से राज्यसभा में चुनने की व्यवस्था, जैसे हम अभी बोले हैं कि हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था है। कौन सा व्यवस्था है? संसदीय, ठीक है। अब संसदीय जो व्यवस्था है, इसमें संसद में 2 सदन है, एक ऊंच है, एक निम्न है। जिसमें लोकसभा तो निम्न है, तो लोग चुन लेंगे, एकल नागरिकता देके लोगों से चुनवा दिए। लेकिन एकल नागरिकता देके लोगों से तो चुनवा दिए, लेकिन हम आपको बता दें कि ये 2 सदन है, तो 2 सदन में एक सदन को चुनने का प्रक्रिया सर आपने बता दिया कि लोग चुनेंगे। कौन चुनेंगे? लोग। लेकिन दूसरा सदन जो है राज्यसभा, इसको कौन चुनेगा? राज्यसभा, ठीक है, इसको कौन चुनेगा? सवाल ये उठता है। तो जब हम गए ना कहाँ? दक्षिण अफ्रीका, तो देखा कि बहुत अच्छा प्रोसेस है चुनने का। उस प्रोसेस को हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के नाम से जानते हैं, और उसी प्रोसेस को हमने राज्यसभा पर अप्लाई कर दिया। आ गया समझ में? अब ये जो है कहाँ से आएंगे? तो ये जो विधानसभा के सदस्य से चुने जाएंगे। कहाँ से चुने जाएंगे? विधानसभा। जब राज्य में हम पढ़ते हैं तो विधानसभा क्या होता है? जिस तरह से आप देश में देखते हो लोकसभा है, जिस तरह से लोकसभा है लोगों की सभा, उसी तरीके से राज्य में उसका नाम विधानसभा हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? विधानसभा। देश में हम उसका नाम लोकसभा रख देते हैं, और वही राज्य में इसका नाम विधानसभा रख देते हैं। और इसी विधानसभा से लोग चुन कर आते हैं किसमें? तो किसमें? राज्यसभा में आते हैं, ठीक है। लोकसभा में तो डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि आते हैं, विधानसभा में भी डायरेक्ट जनता के प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन राज्यसभा में जनता के प्रतिनिधि नहीं आते हैं। वो आते हैं जो हम चुन के जिसे भेजे हैं ना विधानसभा में, इस सभा में जिसे भेजे हैं वही में से चुन करके यहाँ पे आते हैं। क्योंकि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं होता है, और इसके सदस्य के कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, इसका कोई कार्यकाल नहीं है। ये हमेशा के लिए परमानेंट के लिए बन गया है। ऐसी संस्था है जो परमानेंट के लिए बन चुका है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि हमने ये चीज़ कहाँ से सीखा। कहाँ से सीखा? दक्षिण अफ्रीका से। 2 चीज़ें हमने दक्षिण अफ्रीका से सीखे हैं। एक
पहला हमको आपको बताए हैं, हम आपको क्या क्या बताएं, संशोधन। जरूरत पड़ी लोगों को तो हमने संशोधन करना सीख लिया। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका। जरूरत पड़ी तो सीख लिया, यानी कि अब ये संशोधन, ये प्रक्रिया कैसे अपनाया, दक्षिण अफ्रीका क्यों अपनाया? तो आपने रंग भेद की नीति पढ़ा होगा, वहाँ पर भी बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, तब वहाँ पर भी अपनाया गया था, वहीं से हम लोगों ने सीखा। ठीक है, अब हम आपको बता देते हैं। उसके बाद हम आते हैं आपको आयरलैंड। कहाँ आते हैं? आयरलैंड। ठीक है, अब ये आयरलैंड से हमने सीखा। आयरलैंड से क्या सीखा सर? तो आयरलैंड से हमने सीखा नीति निर्देशक तत्व। अब ये नीति निर्देशक तत्व क्या होता है, ये शब्द भी थोड़ा बता दीजिए कि क्या होता है नीति निर्देशक तत्व। तो नीति निर्देशक तत्व सरकार को पावर को बढ़ाता है। सरकार संविधान ने एक तरफ हम लोगों को क्या दे दिया? हथियार, कि ले पब्लिक को दिया, लो हथियार, सरकार अगर कुछ भी करेगा सीधा वार करना, अर्थात सरकार इससे पार करेगा तो डायरेक्ट न्यायपालिका में चल जाना। ठीक है, लेकिन बोला कि सरकार के पास फिर क्या रहेगा? कुछ रहेगा ना। सरकार रोने लगा, कहा कि भाई अब हम नहीं करेंगे सरकारी। सरकार रोने लगा तो सरकार का तू रो मत, हम तुमको देते हैं ना, नीति निर्देशक तत्व दे रहे हैं, इसमें जो भी प्रावधान लिखल रहेगा ना, कोई न्यायपालिका में लेके नहीं आएगा, कोई ऐबे नहीं करेगा। अगर आएगा तो हम मानबे नहीं करेंगे, कहेंगे भाई ये जो है ना ये सुनने लायक नहीं है। अब इसमें सर क्या लिखा है? तो इसमें क्या लिखा है जब हम पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कि क्या लिखा है। ठीक है, तब जब नीति निर्देशक तत्व को पढ़ेंगे तब आखिर लिखा क्या है। जो हम न्यायपालिका के यहाँ अगर इसमें सरकार गलती भी कर लेता है इसमें लिखे हुए चीज़ों को, तो हम न्यायालय में नहीं जा सकते। ये है नीति निर्देशक, सरकार की नीति है इसमें। और सरकार को मन होगा तो बनाएगा, नहीं मन होगा तो कहेगा बाबू आज़ाद है तू, इसमें लिखे हुए चीज़ को तुमको फॉलो नहीं करना है। समझे? यानी कहने का मतलब है कि सरकार, एक हम उदाहरण दे देते हैं कि इसीलिए यही कारण है कि समान सिविल संहिता, ठीक है, समान सिविल संहिता। अब ये समान सिविल संहिता जो है मात्र एक ही स्टेट में लागू है, गोवा में, अनुच्छेद 44 के तहत। शायद आप लोगों किसी न किसी स्टेट में पढ़ा भी हो। अनुच्छेद 44 के तहत ये समान सिविल संहिता एक ही स्टेट में लागू है, वो है गोवा में। कहाँ है? गोवा में। अब ये गोवा में है तो स्वाभाविक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि आखिर क्यों है सर। क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व का पार्ट है। सरकार जिसको मन हुआ लगा लिया, जिसको नहीं मन है नहीं, कहेगा कि नहीं हम ऐसा लागू नहीं करेंगे। तो एक उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, क्योंकि अनुच्छेद नंबर 36 से लेकर 51 तक उसमें लिखा हुआ है। कितना? 36 से लेकर 51 तक। अभी 36 से 51 तक के बाद जो लिखे गए हैं उसको लेकर आप न्यायालय नहीं जा सकते। बात समझे? तो ये है, ये चीज़ हमने कहाँ से सीखा? आयरलैंड से सीखा। आयरलैंड गए ना तो देखे कि भाई ऐसा व्यवस्था है कि सरकार को भी मजबूत बनाने वाली कुछ व्यवस्था है। सरकार रो रहा है तो चलो उसको दे दो, यही व्यवस्था। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। साथ में हमने आयरलैंड से और भी चीज़ें सीखे हैं। ठीक है, राष्ट्रपति देखे हैं ना, राष्ट्रपति से पहले बोले हैं कि महाभियोग लगा देंगे राष्ट्रपति पर, राष्ट्रपति को सर्वोच्च पावर बना देंगे अमेरिका के संविधान के तहत। तो राष्ट्रपति को चुनेंगे कैसे सर, ये सवाल उठता है कि राष्ट्रपति चुना कैसे जाएगा। तो ये हमने आयरलैंड से ही सीखा कि इसको भी हम चुनेंगे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से। कौन सा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली? जब हम राष्ट्रपति को पढ़ाएंगे तब क्या होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बारीकी से एक एक चीज़ बताऊंगा, और एक बार जब आप पढ़ लेंगे तो हमको नहीं लगता कि भूल पाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से हमने राष्ट्रपति को चुनना सीखा। वो कहाँ से सीख लिया? आयरलैंड से। ठीक है, आयरलैंड से हमने यही दोनों चीज़ सीखे हैं। अब हम आपको बताएंगे, हमने प्रस्तावना शुरू में ही पढ़ा था। प्रस्तावना जिसमें लिखा हुआ था समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, 3 शब्द का यूज किया गया था। ये समानता, स्वतंत्रता, बंधुता शब्द का जन्म हुआ कहाँ? ऐसे शब्द कौन गढ़ दिए और कहाँ से आ गए? तो ये जब हम फ्रांस गए ना तो वहाँ पे एक नारा चल रहा था फ्रांस में, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता चाहिए। क्या चाहिए? समानता चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए, और बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। तो ये चीज़ हमने फ्रांस की क्रांति से सीखा है। कहाँ से सीखा? तो फ्रांस की क्रांति, हमारा प्रस्तावना फ्रांस से प्रभावित है। कैसे, ये आप बता सकते हैं? तो जी सर ज़रूर बता देंगे, क्योंकि फ्रांस की क्रांति से हमने 3 शब्द को रख दिया प्रस्तावना में।
मामूली बात नहीं है, प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। फिर हम आपको बता दें कि रूस से हमने सीखा है। अब रूस से क्या सीखा है, तो हमारे संविधान जब बने थे तो उस समय हमारा कोई कर्तव्य नहीं था, कोई कर्तव्य नहीं है, लोगों को जो मरना है करो। लेकिन जब बाद में पता चला कि नहीं, संशोधन के जरिए हम लोगों को कर्तव्य को तय कर दे तो कितना बेटर रहेगा। क्योंकि हम जब रूस गए तो रूस में देखे कि ऐसा व्यवस्था लागू था, कर्तव्य, लोगों का भी कर्तव्य होना चाहिए कुछ न कुछ। तो लोगों के 10 कर्तव्य शामिल कर दिए गए पहली बार। 1942 के संविधान संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ। तो उस समय हम लोगों को कर्तव्य को घोषित कर दिए, क्योंकि लोग अपने कर्तव्य का वाहन सही से नहीं करते थे। सार्वजनिक चीज़ों को कोई सार्वजनिक नहीं समझता था, कहता है स्कूल है, तोड़ ताड़ के बिक दे उधर, हटा सरकार बना। तो इससे क्या होता था कि लोग जो है ना, लोग को कर्तव्य बताया जाए कि भाई लोग, आपका कर्तव्य है कि सार्वजनिक चीज़ों को क्या करें, आप संभाल के रखें, क्योंकि ये आपकी संपत्ति है, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है, समझे। तो ऐसे ऐसे कितने कर्तव्य है सर? 11 कर्तव्य है। मैं 11 कर्तव्य की चर्चा 11 के 11 कर्तव्य के साथ आपको रख दूंगा जब मैं मौलिक कर्तव्य आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन हम अभी आपको बता रहे हैं कि भाई रूस के संविधान से हमने ये प्रेरित होकर के ले लिया कि भाई लोगों के पास भी कर्तव्य होने चाहिए। क्या संविधान जिस समय लिखा है उस समय ये था? तो नो सर, इसमें 0 था, कर्तव्य के नाम पर 0। लेकिन हमने जब 42वां संविधान संशोधन किया तब हमने देखा कि नहीं, लोगों के पास क्या होना चाहिए, कर्तव्य होना चाहिए, और तब हमने मौलिक कर्तव्य को ले लिया, ठीक है। अब हम आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी हमने सीखा है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान जो हम देख रहे हैं, प्रस्तावना जो जिस भाषा का यूज किया गया है, एकदम मतलब सटीक भाषा है। और उस भाषा को हमने कहाँ से सीखा? तो वो भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। प्रस्तावना की भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया से सीखा। जो प्रस्तावना में जो लिखी गई बातें हैं एकदम सजा हुआ है, थोड़ा सा भी किसी भी चीज़ का मतलब अनदेखा नहीं किया गया है। तो ये सब हमने कहाँ से सीखा? ऑस्ट्रेलिया से सीखा, ठीक है। उसके बाद है, एक है 7वीं अनुसूची। अनुसूची संविधान में जब बने थे तो उस समय 8 थी, अभी 12 हो गई है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि 8 के बाद 12 कैसे कैसे बन गया, ठीक है। 8 बनी थी जब संविधान बना था, तो उसमें से 7वां नंबर का जो अनुसूची है, तो कहने का मतलब है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उस 7वीं अनुसूची में एक संवर्ती सूची लिखा हुआ है, उस सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया की संविधान से लिया, प्रस्तावना की भाषा और 7वीं अनुसूची। और उसके बाद हमने कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, मतलब संघीय क्षेत्र में जो है ना कैसे देख रेख होगा, ये सारे संघीय क्षेत्र का हम केंद्र शासित प्रदेश और राज्य एक साथ कैसे चलेंगे, ये चीज़ हमने कहाँ से सीखा है? ये चीज़ हमने कनाडा से सीखा है। लेकिन संघात्मक शासन व्यवस्था तो यहाँ से हमने सीखा है, लेकिन आप याद रखिएगा कि संघ सूची और संघ के साथ व्यापार करना, संघ के साथ रिश्ता रखना, ये सब हमने जहाँ से हम समवर्ती हम आपको बताए हैं ऑस्ट्रेलिया से हमने सीखा। तो यहीं पे अपनी बातों को एंड करते हैं। हम अगले दिन आपको बताएंगे इसकी आगे की कहानी क्या है।